हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल रॉकिंग इन्फॉर्मेशन पर। मैं आपके साथ विजय सर। राष्ट्रहित में चैनल है, शिक्षा जगत का चैनल है। सभी शिक्षक भर्ती, सभी शिक्षक बंधुओं को, अध्यापक बंधुओं को, हर भाई बहन का स्वागत, अभिनंदन करते हैं। बात करेंगे संस्कृत स्पेशल क्लास की। टॉप 30 महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये पार्ट नंबर 9 है और इसके पहले वाले पार्ट आपने नहीं देखा है, पहली बार चैनल में आए हैं तो यहाँ पे आपको बेल आइकन पे प्लेलिस्ट मिल जाएगा, तो जरूर आप देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हम लोगों को देखिए बात करेंगे, पूरे पद से क्वेश्चन लेंगे जैसे आपके एग्जाम में आते हैं। ठीक है, पूरे एनसीईआरटी के पैटर्न पर रहेंगे, ये पद क्वेश्चन लेंगे। ठीक है, फिर इसमें व्याकरण के कुछ क्वेश्चन रहेंगे और फिर आपके, ठीक है, संस्कृत पेडागॉजी के भी, यानी कि संस्कृत शिक्षण शास्त्र के भी क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, तो वीडियो अंत तक देखिए, बहुत ही अच्छा यहाँ पे प्रिपरेशन होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए स्क्रीन के सामने आप लोगों को पहला क्वेश्चन आ चुका है। यह पद्यांश है। देखिए, निम्नलिखित पद्यांश के आधार पर 1 से लेकर 5 तक के प्रश्नों को उत्तर देना है। वैसे आपकी एग्जाम में बता देता हूँ, 7 क्वेश्चन आपके पद्यांश के रहते हैं। ठीक है, और 8 क्वेश्चन रहते हैं गद्यांश के, यानी पद और गद्य मिला के टोटल 15 क्वेश्चन रहते हैं। ठीक है, जिसमें आपके 10 से 12 क्वेश्चन व्याकरण के रहते हैं। ठीक है, और पेडागॉजी की बात करेंगे तो 10 से 15 यहाँ पे आपके कुछ पेडागॉजी यानी कि शिक्षण शास्त्र के प्रश्न रहते हैं। तो यहाँ पे पढ़ेंगे हम। देखिए पद पढ़ते हैं। ठीक है, अकारण विस्कृत वैर दारुणात् असज्जन कातृस भयम न जायते विषम महाहेरु यश दुर्वच्च है सदोषहम सन्निहितम सदा मुखे। मतलब इसका क्या हुआ, अकारण विस्कृत वैर दारुणात् यानी बिना किसी कारण के, क्या होगा, बिना किसी कारण के घृणा करने में, ठीक है, घृणा करने में सक्षम एक दुष्ट व्यक्ति को कौन नहीं डराएगा। क्या है, अकारण विस्कृत वैर दारुणात् असज्जन अकस्कस भयम न जायते। मतलब बिना किसी कारण की घृणा में सक्षम एक दुष्ट व्यक्ति को कौन नहीं डराएगा। विषम महाहेरु यश दुर्वचः, उनके मुंह के कठोर शब्दों को तैयार भंडार होता है। सदुसहम सन्निहितम सदा मुखे, जैसे सांप के मुंह में जहर होता है। विषम महाहेरु यश दुर्वच्च, जैसे सांप के मुंह में जहर होता है, उनके मुंह में कठोर शब्दों का तैयार भंडार होता है। ये आपका पूरा अर्थ है। ठीक है, अब आते हैं प्रश्न पर। पहला प्रश्न देखिएगा, यह श्लोक किस कवि से संबंधित है, यानी किस कवि से संबंधित है। कालिदास से, बाणभट्ट से, ठीक है, भारवि से, दंडी से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बाणभट्ट से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विषम महाहेरु यश दुर्वचः में महाहेय पद का क्या अर्थ है। महाहेय पद का अर्थ आपका क्या हुआ है। तो महाहेय मतलब क्या होता है, महासर्प। क्या हो जाएगा, महाहेय यानी कि महासर्प। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है ना कि महाहेय है, महाहेरु लिखा है ना, तो यही आपका हो जाएगा क्या, महासर्प। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, उपर्युक्त श्लोक किसके विषय में कहा गया है। सज्जनों के, दुर्जनों के, सर्पों के, विद्वानों के। तो किस पर कहा गया है यह श्लोक, तो यह आपके दुर्जनों पर कहा गया है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा कि उपर्युक्त श्लोक में किस छंद का प्रयोग किया गया है। अनुष्टुपम का, ठीक है, अनुष्टुप का किया गया है, इंद्र प्रजा का किया गया है, वंशस्थ किया गया है, या उपेंद्र वज्रक किया गया है। तो उपर्युक्त श्लोक में किस छंद का प्रयोग किया गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वंश। ठीक है, वंशस्थ छंद का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि अकारण वैर करने वाले कौन होते हैं। अकारण वैर करने वाले यानी कोई कारण नहीं होता वैर और दुश्मनी करने के लिए। अकारण वैर करने वाले कौन से होते हैं, सज्जन पुरुष होते हैं, स्वार्थी पुरुष होते हैं, असज्जन पुरुष होते हैं, या विषैले सर्प होते हैं। तो अकारण जो वैर और विरोध करते हैं तो वह आपके कौन से हो जाएगा, ठीक है, असज्जन पुरुष होते हैं, मतलब सज्जनता उनके ऊपर नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, दिया है लिर, क्या दिया है, रि लवर्ण यो मृथ है शावर्यम वाच्यम से किसकी समर्था बताई गई है। ठीक है, जब आप श्लोक पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो किसकी यहाँ पे सवर्णता बताई गई है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऋषि और
लिखी, यहाँ पे देखिए ऋषि और ये ला लिखा हुआ है ना, वर्ण योर मिथम समर्थम वाच्यम, तो ऋषि और लि का यहाँ पे जो वर्ण लिखे हुए हैं आपकी, इनकी समर्थता बताई गई है। ठीक है, तो ये देखिए आपके क्वेश्चन में ही आपके आंसर लिखा हुआ है, थोड़ा सा समझने की जरूरत है। ठीक है, समझिए और केवल आप प्रैक्टिस करिए, प्रयास करिए, वाकई में सफल होंगे। क्योंकि संस्कृत में देखिए 30 का आता है, 25 प्लस आपके अवश्य यहाँ पे मार्क्स बिल्कुल आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। इचु यशा नाम रिक्त स्थानम की पूछ कीजिए। अब इचु यशा नाम लिखा है, आगे क्या होगा? मूर्धा होगा, तालु होगा, कंठय होगा, ओष्ठय होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इचु यशा नाम। ठीक है, जो इचु है यशा नाम, कौन सा नाम इसे दे सकते हैं? मूर्धा होगा, तालु होगा, कंठय होगा, ओष्ठय होगा, तो ये आपका तालु होगा। इचु इचु बोलिए, तालब होता है जीभ, और ऊपर वाला जो जीभ के हिस्सा होता है वहां पे टच होता है, यानी कि तालु हो गया, तालब हो गया। ठीक, इचु बोलेंगे तालब हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। अंतस्थ वर्णों का अभ्यांतर प्रयत्न होता है। जो अंतस्थ वर्ण होते हैं उनका अभ्यांतर प्रयत्न होता है, स्पष्ट होता है। ठीक है, ईस अस्पृष्ट होता है, विवृत होता है या संवृत होता है। तो अंतस्थ वर्णों का अभ्यांतर प्रयत्न हो जाएगा, क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? ईसत् पृष्ठ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ईसत् पृष्ठ होगा। ठीक है, जो अंतस्थ वर्णों के अभ्यांतर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पर संधि कहाँ कहाँ नित्य मानी जाती है? जो आपकी संधि होती है कहाँ कहाँ नित्य मानी जाती है? एक पद में, धातु उपसर्ग में, समास में, या आपके तीनों में। तो संधि कहाँ कहाँ नित्य मानी जाती है? तो आपके देखिए एक पद में भी मानी जाती है, धातु उपसर्ग में भी मानी जाती है, समास में भी मानी जाती है, यानी कि उपर्युक्त सभी हो जाएगा। ठीक है, आई होप सभी क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ रहे होंगे, उम्मीद करता हूं। और इस प्रकार के क्वेश्चन आ गए तो आप लोग बिल्कुल फटाफट सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि आपका परिवार है, आप अपने परिवार में खुश रहिए, उम्दा रहिए। ठीक है, और खुशी का माहौल बनाए रखिए, बस स्टडी करते रहिए। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। मनीषा का संधि विच्छेद होगा। क्या दिया गया है? मनीषा। मनीषा को आप लोगों क्या है? संधि विच्छेद करना है, यानी कि व्याकरण से पूछ लिया गया संधि से। तो संधि का मैंने वीडियो बना रखा है ऑलरेडी, आप लोग देख सकते हैं पूरा विस्तार से ट्रिक माध्यम से। ठीक है, ट्रिकी आप एक एक चीज याद कर। ठीक है, व्याकरण कंठस्थ है आपका दोस्तों, तो फिर संस्कृत और हिंदी में आपको बता दूं 28-29 मार्क्स से कम नहीं आ सकता है। ठीक है, संस्कृत आप कंठस्थ करिए, व्याकरण अपनी। ठीक है, व्याकरण यानी कि ग्रामर आप कंठस्थ कर लीजिए। तो मनीषा का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तो क्या हो जाएगा? मनस धन ईसा बराबर मनीषा हो जाएगा। ठीक है, कि मन है धन ईसा बराबर मनीषा होगा। देखिए अगर कोई भी एक आध दो क्वेश्चन कुछ भी अगर गड़बड़ी हो जाती है शब्दों में, तो आप लोग कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। ठीक है, कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। प्रग्रहण संज्ञक, जो प्रग्रह संज्ञक होता है वह हरि होगा, गंगे होगा, विष्णु होगा, या आपके तीनों होंगे। ठीक है, तो प्रग्रहण संज्ञक क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हरि, गंगे, विष्णु, यानी कि उपर्युक्त सभी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि संबोधन में कौन सी विभक्ति का प्रयोग हुआ है? प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, षष्ठी। तो संबोधन में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। तिलेसु तैलम वाक्य में तिलेसु पद में कौन सी विभक्ति होगा? जो तिलेसु है, ठीक है, ये तिलेसु तैलम वाक्य है आपका। जो तिलेसु में आपका कौन सी विभक्ति होगी? तृतीया, पंचमी, सप्तमी, चतुर्थी। तो आपकी सप्तमी विभक्ति हो जाएगी। ठीक है, और 30 में से आप लोग कितना स्कोर कर पा रहे हैं नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हर भाई बहन से निवेदन करता हूं अपना अपना स्कोर कार्ड जरूर बताया करें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि गंगा हिमालय से निकलती है, आप इसे संस्कृत में कैसे लिखेंगे? संस्कृत अनुवाद में आपको लिखना है, बहुत ही प्रचलित है। ठीक है, गंगा हिमालय से निकलती है, यानी गंगा हिमालयात निर्गच्छति होगा, निकलती है। ठीक है, तो निर्गच्छति होगा, गंगा हिमालयात निर्गच्छति हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। सत प्रत्यय किस काल का बोधक होता है? जो सत प्रत्यय होता है, ठीक है, वो किस काल का बोधक होता है? वर्तमान का, भूतकाल का, भविष्य काल का, किसी का नहीं। तो वर्तमान काल का जो होता है वह सत प्रत्यय का बोध कराता है, यानी कि सत प्रत्यय वहां होता है जहां पर किसी शब्द में या वर्तमान काल हो। ठीक है, प्रेजेंट टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अहम गच्छामि का भाववाच्य में परिवर्तन होने से क्या बनेगा? अहम गच्छामि को भाववाच्य में परिवर्तित कर दीजिए। चलिए आइए परिवर्तित करते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मया गम्यते। अहम यानी क्या होता है? अहम यानी कि मैं, गच्छामि
ठीक है, तो अहम और मया हो जाएगा। ठीक है, भाववाची में परिवर्तित करना है तो मया हो जाएगा। ठीक है, मया गम्यते हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पठनीयम पद में धातु और प्रत्यय है। देखिए पठनीयम पद आपका लिखा हुआ है, इसमें आपको धातु और प्रत्यय बता देना है। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं इसमें धातु और प्रत्यय क्या होगा। तो पठनीयम में देखिए पठ धातु होगा और अनियर प्रत्यय हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला प्रश्न है प्यारे मित्रों की चटका में स्त्री का प्रत्यय है। जो चटका है स्त्री का प्रत्यय क्या हो जाएगा, चाप होगा, टाप हो। देखिए मोस्ट क्वेश्चन है, बहुत बार आपके टीटी एग्जाम में पूछा गया है। तो चटका में स्त्री प्रत्यय जो है चाप, डाप, टाप कोई नहीं, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, टाप हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अगला प्रश्न है इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हर प्रश्न यहाँ पे इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है। स्था धातु के लट लकार उत्तम पुरुष एक वचन का रूप क्या होगा। धातु क्या है आपकी, स्था धातु है, लकार लट लकार है, पुरुष उत्तम है और एक वचन का रूप क्या हो जाएगा। तो यहाँ आपका क्या होगा, तिष्ठामि हो जाएगा। तिष्ठामि, तिष्ठाओ, तिष्ठामः आपने पढ़ा होगा। पठामि, पठाओ, पठामः। ठीक है, लिखामि, लिखाओ, लिखामः। तो आपका लट लकार उत्तम पुरुष और एक वचन में आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा। अगला प्रश्न लिखा हुआ है कि रामायाम रमा प्रतिपादिक के किस विभक्ति एवं वचन का रूप है। रामायाम, राम के अगर आपने रूप पढ़े होंगे रमा के, तो रमा प्रतिपादिक के किस विभक्ति एवं वचन का रूप हो जाएगा। रामायाम एक, द्वितीया एक वचन, चतुर्थी एक वचन, षष्ठी बहुवचन या सप्तमी एक वचन हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए जो सप्तमी एक वचन हो जाएगा, रामायाम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर। अगला प्रश्न है दोस्तों कि सत्यर्थे सत्य अर्थे पृथग अर्थायाः स्वर व्यंजन संहते यह किस अलंकार का लक्षण है। अनुप्रास का, यमक का, श्लेष का, उपमा का। देखिए सत्यर्थे पृथक ग्रह, देखिए यहाँ पे लिखा है पृथक अर्थया स्वर व्यंजन सन्निहित, यानी स्वर और व्यंजन सहित, साथ में, बोथ। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इस पर, यमक अलंकार हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। देखिए अलंकार का ट्रिक का मैंने वीडियो बना रखा है तो आप लोग यहाँ देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला प्रश्न है 101 संख्या को संस्कृत में क्या कहेंगे। ठीक है, द्वाधिक द्वाधिक शतम कहेंगे, एकाधिक शतम कहेंगे, एकाधिक शतम कहेंगे या एक शतम एकम कहेंगे। तो 101 है तो क्या कहेंगे भैया, कमेंट करके हर भाई बहन बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। आप हमारे देश के भावी अध्यापक हैं। ठीक है, होने वाले होनहार अध्यापक हैं, टीचर हैं, शिक्षक हैं, तो समझ के चलिए और आंसर्स बढ़िया सूझबूझ के साथ दीजिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, एकाधिक शतम। ठीक है, एकाधिक यानी कि अधिक, एक अधिक, शतम यानी कि 100, एकाधिक यानी शतम से एक अधिक यानी 100 से एक अधिक, तो क्या हो जाएगा, 1 से 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। तिवर के अंतर्गत आता है, तिवर के अंतर्गत क्या आ जाएगा, धर्म अर्थ मोक्ष, धर्म मोक्ष काम, धर्म अर्थ काम, अर्थ धर्म मोक्ष। जो तिवर के अंतर्गत कौन सा आएगा, राइट आंसर। बहुत ही अच्छा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कमेंट करके अपना अपना जरूर आंसर दीजिए। तो धर्म अर्थ काम जो होता है तिवर के अंतर्गत आते हैं, धर्म अर्थ और काम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे कि द्विरिफीय पद का अर्थ है। क्या पद लिखा हुआ है, द्विरिफय है लिखा हुआ है। इसका जो अर्थ क्या होगा, शारंग होगा, मृग होगा, बगुला होगा, भौरा होगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, भौरा हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अगला प्रश्न है कि भिन्न अव्यय पद को चुनना है। जो भिन्न, देखिए अव्यय है लेकिन वो भिन्न है, इदानीम, संप्रति, अधुना, कदा। तो भिन्न अव्यय पद चुनकर बताइए, कमेंट क्या होगा। देखिए इदानीम और संप्रति, अधुना ये एक है लेकिन कदा जो है आपका इनमें से डिफरेंस है, यानी कि अव्यय क्या है, भिन्न अव्यय पद है, कदा, कदा, यदा। ठीक है, ये सारे के एक टाइप के हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। संस्कृत के गद्य एवं पद खंड का शुद्ध उच्चारण सहित पढ़ने का सिद्धांत है। जो संस्कृत के गद्य एवं पद खंड होते हैं उनका जो शुद्ध उच्चारण सहित पढ़ने का सिद्धांत होता है, कौन सा होता है, अभ्यास का सिद्धांत, प्रयत्न का सिद्धांत, रुचि का सिद्धांत या आपके स्वाभाविकता का सिद्धांत। देखिए संस्कृत के गद्य पद खंड जो होते हैं, शुद्ध उच्चारण क्या है, यहाँ पर शुद्ध उच्चारण सहित पढ़ने, अगर शुद्ध उच्चारण पढ़ेंगे यानी कि अभ्यास का सिद्धांत हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि हरवटीय पंचपदी में निम्नलिखित में से कौन सा पद नहीं है। जो आपके, ठीक है, हरवटी की पंचपदी है उसमें यह कौन सा पद नहीं है, व्याख्यान नहीं है, प्रस्तावना नहीं है, तुलना नहीं है, सामान्यीकरण नहीं है।
क्या नहीं है, कौन सा पद नहीं है भैया, कमेंट करके बताइए। तो व्याख्यान आपके हर्वटीज पंचपदी में पद नहीं है। बाकी तुलना है, प्रस्तावना है, सामान्यीकरण है, लेकिन आपका व्याख्यान नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला प्रश्न है, आयोग द्वारा प्रस्तुत द्वितीय योजना में कौन सी भाषा नहीं है? आयोग द्वारा प्रस्तुत द्वितीय योजना में कौन सी भाषा नहीं? देखिए कंफ्यूज मत होना है, क्योंकि आपके एग्जाम में दो टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक हाँ में लिखा होता है, एक नहीं में लिखा होता है। हम देखिए हाँ में पढ़ के जाते हैं और एग्जाम में नहीं में आ जाता है, तो हम कन्फ्यूजन हो जाते हैं। ठीक है, तो ये क्लियर करना। हम नहीं में पढ़ के जाते हैं और एग्जाम में हाँ करके आ जाता है, तो यही हेर फेर करते रहते हैं। ठीक है, तो आयोग द्वारा जो प्रस्तुत द्वितीय योजना में कौन सी भाषा नहीं है? तो इसका राइट आंसर जो उर्दू है वह आपकी भाषा नहीं है। मातृभाषा क्षेत्रीय भाषा है, संस्कृत भी है और अंग्रेजी भी है। आयोग द्वारा जो प्रस्तुत द्वितीय योजना है, उर्दू नहीं है उसमें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि वेद मंत्रों में शिक्षा का तात्पर्य है। जो वेद मंत्र होते हैं उसमें शिक्षा का तात्पर्य क्या होता है? पाठशाला में पढ़ने जाना, विकास की प्रक्रिया, ज्ञानोपार्जन का साधन, ठीक से उच्चारण करने की विधा। तो वेद मंत्रों में जो शिक्षा का तात्पर्य होता है वह होता है ठीक से उच्चारण करने की विधा, यानी कि डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि संस्कृत भाषा में पत्र लेखन का उपयोग किस स्तर पर होना चाहिए? आपकी संस्कृत लैंग्वेज है, ठीक है, इसमें जो पत्र लेखन होता है, लेटर होता है, उसका उपयोग यानी कि यूज किस स्तर पर होना चाहिए? कौन से स्टेप पर होना चाहिए? प्रारंभिक स्तर पर, मध्य स्तर पर, उच्च स्तर पर, मध्य एवं उच्च स्तर दोनों पर। तो यहाँ पे देखिए उच्च स्तर पर होना चाहिए, क्योंकि संस्कृत भाषा में पत्र लेखन का उपयोग जो होता है किस स्तर पर होता है? उच्च स्तर पर होता है। ठीक है, आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ ये सभी 30 क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे उम्दा रहे होंगे। ठीक है, बहुत ही हेल्पफुल रहे होंगे। और 30 में से कितना स्कोर कर पाए कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और चैनल में पहली बार आए हैं भैया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर प्रश्नों का सिलसिला जारी रहता है आपके सिलेबस के अनुसार, आपके एग्जाम के अनुसार। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद साथियों। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और परिवार के साथ हंसते खेलते रहिए। धन्यवाद।